हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तेजक, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेरक, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जक, चौथा ऑप्शन है परिवर्तक। तो दोस्तों, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 4 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 3 जोड़ी, चौथा ऑप्शन है 5 जोड़ी। तो दोस्तों, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है वसीय अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है अमीनो अम्ल। तो दोस्तों, यूरिया अमीनो अम्ल के विघटन के उत्पाद से बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वास दर किस समय सबसे कम होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोते समय, दूसरा ऑप्शन है खाते समय, तीसरा ऑप्शन है खेलते समय, चौथा ऑप्शन है बोलते समय। तो दोस्तों, श्वास दर सोते समय सबसे कम होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्रेब्स चक्र की अंतिम प्रावस्था में किसका रूपांतरण होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है मैलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है फ्यूमेरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है पाइरुविक अम्ल। तो दोस्तों, क्रेब्स चक्र की अंतिम प्रावस्था में मैलिक अम्ल का रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रेब्स चक्र, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण, चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। तो दोस्तों, अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ पॉलीसेकेराइड है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो दोस्तों, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नियासिन, दूसरा ऑप्शन है थियामीन, तीसरा ऑप्शन है एस्कोर्बिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों, पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन के बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है पित्त, तीसरा ऑप्शन है श्लेष्म, चौथा ऑप्शन है HCl। तो दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चावल में, दूसरा ऑप्शन है गाजर में, तीसरा ऑप्शन है चने में, चौथा ऑप्शन है मांस में। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक चावल में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग रिकेट्स किसकी कमी से होता है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। तो दोस्तों सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है घेंगा। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए, चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेलोक्राइन, दूसरा ऑप्शन है मीरोक्राइन, तीसरा ऑप्शन है एपोक्राइन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों स्तन ग्रंथियाँ एपोक्राइन होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज होती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वसाएं, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एसिडोफिलस, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिलस, तीसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रोफिलस। तो दोस्तों न्यूट्रोफिलस श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है लसिका तंत्र, तीसरा ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा ऑप्शन है तेल ग्रंथियां। तो दोस्तों लसिका तंत्र का विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है स्तनधारियों में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्तनियों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 120 से 127 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 महीने, तीसरा ऑप्शन है कुछ घंटे, चौथा ऑप्शन है 80 दिन। तो दोस्तों स्तनियों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है 120 से 127 दिन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका रुधिर से किस लक्षण में भिन्न है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है WBC की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है RBC की अनुपस्थिति, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स की अनुपस्थिति, चौथा ऑप्शन है जल की बहुतायत। तो दोस्तों लसिका रुधिर से RBC की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कशेरुकियों में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पैरों में, दूसरा ऑप्शन है मूत्राशय में, तीसरा ऑप्शन है ग्रीवा में, चौथा ऑप्शन है नेत्रों में। तो दोस्तों कशेरुकियों में अरेखित पेशियां ग्रीवा में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑक्सीजन का शरीर में संचरण मुख्यतः कौन करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है WBC,
दूसरा ऑप्शन है आरबीसी, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, चौथा ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा। तो दोस्तों ऑक्सीजन का शरीर में संचरण आरबीसी की के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय पेशियां होती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरेखित एवं ऐच्छिक, दूसरा ऑप्शन है रेखित एवं ऐच्छिक, तीसरा ऑप्शन है रेखित एवं अनैच्छिक, चौथा ऑप्शन है अरेखित एवं अनैच्छिक। तो दोस्तों हृदय पेशियां रेखित एवं अनैच्छिक होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य के सबसे अधिक समीप ग्रह है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य के सबसे अधिक समीप ग्रह बुध होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है संवहन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन बी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ध्वनि वायु से जल में चलती है तब निम्न में से कौन यथावत रहता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब ध्वनि वायु से जल में चलती है तब वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य तीनों यथावत बने रहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मा की इकाई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो दोस्तों ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किससे सिद्ध होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेखीय संचरण, दूसरा ऑप्शन है व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, चौथा ऑप्शन है ध्रुवण। तो दोस्तों प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति रेखीय संचरण से सिद्ध होती है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रेखीय संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, चौथा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दृढ़ अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डाया चुंबकीय पदार्थ से, दूसरा ऑप्शन है कठोर लोहे से, तीसरा ऑप्शन है नर्म लोहे से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों दृढ़ अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं डाया चुंबकीय पदार्थ से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेजर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, चौथा ऑप्शन है गामा किरणें।
तो दोस्तों लेज़र इंफ्रारेड किरणें होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल प्रतिबिंबक दर्पण से बना बिंब होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है पार्श्विक विलोम, तीसरा ऑप्शन है लंबीय विलोम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल प्रतिबिंबिक दर्पण से बना बिंब होता है पार्श्विक विलोम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 96 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सघन चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डाया चुंबकीय पदार्थ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आकर्षण होगा, दूसरा ऑप्शन है विकर्षण होगा, तीसरा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं होगा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सघन चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डाया चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दबाव बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दबाव बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 समतल दर्पण जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं के बीच एक प्रकाश स्रोत रखा है। बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। तो दोस्तों बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का घनीय प्रसार नियतांक किस ताप पर शून्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जल का घनीय प्रसार नियतांक 0 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेग की विभा बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है रेखीय संवेग। तो दोस्तों आवेग की विभा बराबर होती है रेखीय संवेग के। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश विद्युत सेल के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, दूसरा ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों से, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों से, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई एक कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है क्रॉम्पटन प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रमन प्रभाव, चौथा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों कोई एक कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस में ध्वनि तरंगी हमेशा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य होती हैं, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ होती हैं, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, चौथा ऑप्शन है अप्रगामी होती हैं। तो दोस्तों गैस में ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1% बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 2% घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 1% घट जाएगा, चौथा ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कारण बूंद की आकृति गोलाकार होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बूंद की आकृति गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नति कोण कहाँ पर शून्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुवों पर, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय भूमध्य रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में कहीं पर। तो दोस्तों नति कोण चुंबकीय भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आयाम से, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति से, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य से, चौथा ऑप्शन है तीव्रता से। तो दोस्तों प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने विज्ञान से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि वीडियो को देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।